मुनि संघ की, अहिंसामयी जैन धर्म की। आज विराजमान है आपके समक्ष गुणायतन के प्रणेता, संघ का समाधान एवं भावना योग के प्रस्तोता, संप्रदाय श्रमण महामणि मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज ससंग, जिनके चरणों में बैठ करके हम आज अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के लिए उद्यत हैं। और उद्यत हैं वे सारे लोग जो टीवी के माध्यम से पारस चैनल एवं प्रमाणिक ऐप तथा जनवाणी चैनल के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। उन सबका, आप सबका मैं अभिनंदन करता हुआ आप सबको संबद्ध करने जा रहा हूं परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरण से, जिनकी सुमधुर वाणी से सटीक समाधान प्राप्त कर हम जीवन धन्य करते हैं। आइए पहले हम गुरुदेव का आशीष प्राप्त करें, उसके बाद हम प्राप्त करेंगे समाधान। तो मेरे साथ उच्चारिए, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। मैं अब सीधे सीधे परम पूज्य संधान सागर जी महाराज के श्री चरण में आपको ले चलता हूं, इस निवेदन के साथ कि गुरुदेव इस कार्यक्रम को गति प्रदान करके हमारी शंकाओं के समाधान करने में कारण बने। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। आज का यह शंका समाधान इस विशाल पांडाल जवाहर चोट के पांडाल में अपन प्रारंभ करते हैं पूज्य महाराज श्री श्री चरणों में। और प्रथम प्रश्न के लिए जो एक आवाज में दौड़े चले आते हैं, तीर्थ रक्षा और मंदिरों की रक्षा सुरक्षा के लिए हमेशा अनवरत अपना सहयोग करते रहते हैं, ऐसे इंजीनियर चंद्रशेखर जी विदिशा, आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें, जो गुणायतन के मुख्य आर्किटेक्ट भी हैं। चंद्रशेखर भैया तक माइक पहुंचा दें, वे अपना प्रश्न जो ट्रस्टी हैं गुणायतन के, और उसके बाद में तैयार रहेंगे। ओम बोले। सौरभ जी जैन, पत्रकार, मंडी द्वीप। ओम महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अच्छे विचारों की अभिव्यक्ति चरित्र में दिखे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। हमारे चरित्र में अच्छे विचारों की अभिव्यक्ति हो, इसके लिए क्या करें? मैं इसे दूसरे शब्दों में कहूँगा, हमारे विचार अच्छे हो जाए तो उसकी अभिव्यक्ति चरित्र में जरूर होगी। हर मनुष्य को सर्वप्रथम अपने विचारों का प्रहरी बनना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने विचारों का प्रहरी बने, और विचारों का प्रहरी बनने के साथ साथ अपने जीवन में संयम और संकल्प ले। अगर मनुष्य संयम की मर्यादा में अपने आप को बांधता है तो उसके चरित्र पर उसकी छाप जरूर पड़ती है। कई बार ये देखने में लगता है कि लोगों विचार तो अच्छे व्यक्त करते हैं पर उनके विचार वैसे होते नहीं। विचारों को व्यक्त करना और विचारों को जीना बड़ा अंतर है। अगर हमारे अच्छे विचार होंगे तो हमारा आचार नियमता अच्छा होगा और उसका असर हमारी चरित्र पर जरूर पड़ेगा। नमोस्तु। सौरभ जी जैन, पत्रकार, मंडी जी, अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में आयुषी राजेश जैन, खाते गांव, अपना प्रश्न रखें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, प्रायः जैन समाज में दान धर्म आदि बहुत अधिक किया जाता है, सहयोग सपोर्ट लोगों को बहुत ज़्यादा किया जाता है, हिंसा में बहुत दृढ़ता से जैन धर्म आगे रहता है हमेशा। लेकिन फिर भी महाराज जी देखा जाता है कि बोलो। हेलो, बोलो बोलो, सुन लिया। हाँ बोलो। हाँ क्या देखा जाता है? बोलो। फिर भी देखा जाता है कि गरीब लोगों को उपेक्षित किया जाता है कहीं ना कहीं। और वैसे तो जैन समाज हर क्षेत्र में आगे है, लेकिन तुम्हारे सवाल का आशय मैं समझ गया। तुम यही कहना चाहते हो कि दान धर्म में आगे रहने वाले जैन अपने समाज के कमज़ोर लोगों के लिए आगे क्यों नहीं आते, यही कहना चाहते हो? हाँ भैया, दान धर्म तो करना ही, और हमें कमज़ोर लोगों को भी आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन सदैव एक बात ध्यान रखना, दान देना और सहयोग देना, इसमें बड़ा अंतर है। मैं आप सबसे कहूँगा,
आवाज़ आ रही है आप लोगों को? सुन पा रहे हैं? थोड़ी गूंज रही है, बहुत हमिंग है। ओम ओम ओम। देखिए, मैं आप सबसे कहना चाह रहा था कि दान धर्म एक अलग कर्म है और हर व्यक्ति को अपने साधर्मी का सहयोग तो करना ही चाहिए, लेकिन दान अलग कर्म है, सहयोग अलग कर्म है। दान परमार्थ की भावना से दिया जाता है परमार्थ के कार्यों में। साधर्मी दान का पात्र नहीं है, वो सहयोग का पात्र है। तुम्हें कोई दान दे तो लेना मत, सहयोग दे तो भले ले लेना, लेकिन अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि जीवन में किसी के सहयोग लेने की जरूरत ही ना पड़े। बन सके तो हम औरों को सहयोग दें। मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, दान की जगह सहयोग दो। दान देने का मतलब है सामने वाले को अपने आश्रित बनाए रखना, और सहयोग देने का मतलब है सामने वाले को अपने समान समर्थ बना देना। आप समर्थ बनाइए, और इसके लिए समाज में प्रयास करना चाहिए। जो भी कमज़ोर लोग हैं, अभावग्रस्त लोग हैं, उनके लिए अपेक्षित सहयोग करना चाहिए। आप उनके प्रति सॉफ्ट करना रखिए। बिजनेस टू बिजनेस में भी बहुत काम कर सकते हैं। मैं एक स्थान पे था, वहाँ के कुछ लोगों ने तय कर लिया कि हमें अपनी इंडस्ट्री से जुड़े जो भी रॉ मटेरियल है वो अपने साधर्मियों से लेंगे। इतने में ही लोगों को बहुत बड़ा सहयोग हो जाता है। हमें जो चीज़ें चाहिए हम औरों से लेते हैं, उसके स्थान पर अपनों से लेना शुरू कर देंगे। बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो चीज़ों को ऐसा बदला जा सकता है और जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। नमोस्तु महाराज। आयुषी राजेश जैन ठाकुर हम अपना प्रश्न रखने और उसके बाद में तैयार रहेंगे। जो व्यस्ततम अपने समय से समय निकाल कर यहाँ अपने बीच में आए थे, राजीव मेहता, अहमदाबाद। नमोस्तु महाराज जी, इक्षामी महाराज जी। महाराज जी, हम सिद्धोदय सिद्धवासी भी आपकी प्रतीक्षा रहते हैं। मेरा प्रश्न यहाँ है कि जीवन की लंबाई नहीं, जीवन की गहराई मायने रखती है। लंबा जीवन जीने के लिए तो कई वैक्सीनेशन लगाए जा सकते हैं, पर गहरा जीवन वैक्सीन जैसे जीने के लिए कौन सा वैक्सीनेशन लगाएं? जीवन में विनम्रता ले आओ, गहराई अपने आप आ जाएगी। समझिए, नम्रता हमारे जीवन को गहराई प्रदान करती है और अहंकार से उछलापन आता है। नमोस्तु महाराज। राजवी मेहता, जिन्होंने कम समय में बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छुआ और आपने उनके विचारों से कल और आज दोनों दिनों में बहुत अच्छे से जाना। वो प्रश्न अपने जो गुरु चरणानुरागी भी और पूज्य महाराज श्री जी के अब ऐसे भक्त बन गए। कल मैं देख रहा था, बस एक टच से उनके पास में ही देखते रहते हैं। ऐसे गुरु से जो एनर्जी लेने वाले हैं। अपना प्रश्न रख रहे हैं दोनों भाई बहन, और उसके बाद में तैयार रहेंगे जिला न्यायाधीश पंकज जी, सपना जी, सुपुत्री अवधि जैन। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज का जो प्रश्न है यह एंटरप्रेन्योर्स को हेल्पफुल होने वाला प्रश्न है कि जो युवा उद्यमी आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या ऐसा जिनागम का एक सूत्र है जिससे हम एक एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कि जो युवा उद्यमी है जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे युवा आते हैं प्रश्न लेकर के कि मेरे पास फंड्स नहीं है, मैं शुरू तो करना चाहता हूँ, और जो उनके आइडियाज़ होते हैं उसको निवेशकार भी मिल जाते हैं, पर सवाल ये होता है टीम कैसे बनाएं, टीम को मैनेज कैसे करें। कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस मैं भी फेस कर रहा हूँ मेरे अपने स्टार्टअप में। तो क्या ऐसा कोई जिनागम का सूत्र है जो हम समझे आपके मुखारबिंद से और उससे एक स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाए? नमोस्तु गुरुदेव। जिनागम में इन बातों का भी उल्लेख है। आचार्य सोमदेव सूरीकृत एक बड़ा ग्रंथ है, नीति वाक्यामृतम। उसका एक अधिकार है अर्थ समुद्देश। मैं समझता हूँ
फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत बड़ा आधार है, उसमें बहुत सारे सूत्र हैं। मैं सभी व्यवसाय जगत में कार्य करने वाले और उस क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले खासकर युवाओं से उसके संदर्भ की 4 बातें आपसे कहूँगा। पहले भी मैंने अपने प्रवचनों और शंका समाधान के माध्यम से बात कही है, आज तुम्हारे सवाल के माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहला काम, ओवर एस्टिमेट बिजनेस कभी मत करो। जितनी चादर उतनी पैर। आज के युवा इसी कारण परेशान हैं कि सब ओवर एस्टिमेट काम कर रहे हैं, क्षमता से बड़ा, और बड़े बड़े कंसल्टेंट सब्ज बाग दिखाते हैं भांति भांति के, और वे उनके सब्ज बागों में फंसते हैं और उलझ करके रह जाते हैं। ये बात सदैव ध्यान में रखना कि हर चीज कैलकुलेशन से नहीं चलती। वो यदि फेल हो जाए तो कई बार लेने का देना पड़ जाता है। मैं एक ऐसे युवक को जानता हूँ जिनका कपड़े की प्रोसेसिंग का बड़ा काम था। चार भाइयों का परिवार। पिता ने 3 भाई को रनिंग फैक्ट्री दी और चौथे को कुछ कैश दिया और एक प्रॉपर्टी दी, यह कहकर कि तुम्हारे पास योग्यता है, तुम कर लोगे, अनुभव है, तुम कर लोगे। निश्चित उसके पास अनुभव था, योग्यता भी थी, पर उसके मन में एक महत्वाकांक्षा जगी कि मुझे बड़ा काम करना है। उसने जापान से 40 करोड़ की मशीन उठा ली। उसके पिता ने उसे कुल 7 करोड़ दिया था। 40 करोड़ बैंक से फाइनेंस कराया। 3 महीने में पूरी फैक्ट्री को सेट कर दिया, पर पॉल्यूशन का क्लियरेंस लेने में 4 बरस लग गए। 40 करोड़ के ब्याज में वो दब गया। लाखों का दान करने में तत्पर रहने वाला व्यक्ति 10-5 हजार के लिए भी मोहताज हो गया। वो आके कहता है कि अगर मैं कुछ नहीं करता, केवल ट्रेडिंग करता, तो इससे कई गुना कमा लेता। ऐसा एक नहीं, अनेक प्रसंग है। तो मैं युवाओं से ये कहूँगा, आज सुबह भी कहा था, एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ो, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी मत करो। आजकल लोग चाहते इंस्टेंट, नहीं, साफ लिखा है, ओवर एस्टिमेट काम नहीं करना। दूसरा, कर्जदार को कर्ज मत देना। जो कर्ज से लदा है वो तुम्हें कितने भी ब्याज का प्रलोभन दे, तुम उसको पैसा मत देना। उसको पैसा देने का मतलब डूबते हुए जहाज पर सवार होना। वो खुद डूबेगा और तुम्हें भी डुबा के छोड़ेगा। कभी मत देना। अक्सर लोग प्रलोभन में फंसते हैं। जो तुमसे मोटी रकम ब्याज में देने को तैयार हो, वो सही व्यापारी है ही नहीं।
कहावत है, बनिया ब्याज लेता है, ब्याज देता नहीं है। ब्याज दे रहा है तो सही, बनिया नहीं है। उसको कभी देना मत। दो तो ये मान के देना कि मैं खैरात दे रहा हूँ, पैसा आने वाला नहीं है। और मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो ऐसे लोगों के चक्कर में फंसकर अपनी सारी जमा पूंजी गंवा बैठे। और लोगों के पास तो गए सो गए, चिट फंड की जितनी कंपनियां हैं वो भी यही करती। इसका निषेध किया। तीसरी बात, ओवर बर्डन काम मत करो। अर्थात व्यापार उतना ही करो जितना तुम सहज भाव से संभाल सको। अगर व्यापार इस तरह का हो गया कि तुम जकड़न का अनुभव करो, अपने रोटी खाने का भी वक्त न निकाल पाओ, शरीर के स्वास्थ्य को भी न संभाल पाओ, मन की शांति को भी न बना पाओ, परिवार का प्रेम भी न बचा पाओ और धर्म कर्म के लिए भी समय न निकाल पाओ, ऐसा व्यापार करने का कोई औचित्य नहीं। व्यापार करो पर व्यापार को अपने ऊपर कभी हावी मत होने दो, सदैव व्यापार पर हावी रहो। ये बात उसमें। और चौथी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं आप सबसे कहता हूँ, आप इसे अपनाना और अपने बच्चों को समझाना। लगातार नुकसान होने लगे तो निवेश रोक दो, ट्रांजैक्शन बंद कर दो। नुकसान पर नुकसान हो रहा है तो समझ लो अभी मेरा दिनमान सही नहीं है। इस समय मैं जो करूँगा वो गड्ढे में ही जाएगा। हाथ पर हाथ बांध कर रख दो। आप देखो जितने लोग दिवालिये होते हैं ना, उनके अंदर झांक कर देखोगे तो पाओगे कि वे उनमें ज़्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे जिनको लॉस हुआ, वो लॉस कवर करने के चक्कर में बड़ा गेम खेले और लॉस कवर करते करते खुद ही कवर हो जाते। लिखा है, एक आध बार किसी पॉलिसी के गलत होने से नुकसान होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहां हाथ डाल रहे हो नुकसान हो रहा है, जहां हाथ डाल रहे हो नुकसान हो रहा है, संभल जाओ, घर बैठ जाओ, भगवान का भजन करो। तो इन बातों को अगर अपना लिया जाए तो बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, व्यापार करो और व्यापार के दो मॉडल हैं। एक पारंपरिक व्यापार और एक नया व्यापार। सबसे पहले व्यक्ति को अपने पारंपरिक व्यापार में सहभागिता देकर अपने पुण्य की परीक्षा करनी चाहिए। अगर मैं अपने पारंपरिक व्यापार में सफल हो रहा हूँ, उसमें हाथ बटा रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं कहीं भी कुछ कर सकता हूँ। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। फिर धीरे 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 नई दिशा में जाइए। और एक बात और ध्यान में रखने का है, बिजनेस के दो मॉडल हैं, पारंपरिक व्यापार के और नए व्यापार के। नए व्यापार करने वालों में 10% लोग भी सफलीभूत नहीं होते, थोड़े ही लोग होते हैं। और पारंपरिक व्यापार में लगभग सभी सफल होते हैं। वे ही विफल होते हैं जिनकी नीति या नियत गलत होती। तो पारंपरिक व्यवसाय के प्रति लगाव होना चाहिए और उसमें भी नए विस्तार का प्रयत्न करना चाहिए। आजकल के बच्चों में एक बात देखने में मिलती है, पापा हम आपके बिजनेस में शामिल नहीं होना चाहते, हमें अलग करना, हमें अपना करना है। और कई कर्म फूटे ऐसे होते हैं
जो माँ बाप के पैसे को डुबा के वाकिफ फिर उन्हीं के पास आके बैठते हैं। होता है। अभी भी इस सभा में पूछेंगे तो ज़्यादा बच्चों की यही बात आएगी, आपका काम नहीं, आपसे अलग करेंगे। अरे बाप से अलग होकर जाओगे कहाँ? शुरुआत यहाँ से करो, फिर विस्तार करो, तो ये सबसे अच्छा रास्ता है। बने बनाए ट्रैक पर गाड़ी दौड़ाना बड़ा आसान है, नए ट्रैक चला बनाकर गाड़ी बनाने में सारा समय ट्रैक जमाने में लग जाएगा। इसलिए इन बातों को आप समझिए, ये सब बातें हमारे शास्त्रों में हैं। अब आप लोगों को मुश्किल है कि पढ़ने का समय नहीं, तो तुम पढ़ने का समय नहीं निकाल सकते, मत निकालो। शंका समाधान सुनने का समय निकाल लो, एक साथ सब मिल जाएगा और लाभ तो आपको मिल ही रहा है। यहाँ सब तरह के लोग आते हैं और काम करते हैं। बंधुओं, ये राज अभी आप सबके बीच है, मैं थोड़ा सा समय लूँगा। कल इससे बातचीत हुई, एक ऐसा युवा जो इतनी कम उम्र में भारत का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, ऑटोमोबाइल में। कल आपने इनका परिचय सुना। जब मैंने इसकी जर्नी की कहानी सुनी, मैं चाहूँगा राज अपने मुख से ही 2 मिनट में अपनी बात को कह दे, ताकि यहाँ रहने वाले अभिभावक भी कुछ सीख ले। आप अपने बच्चों को जितनी लिबर्टी देंगे, बच्चा उतना कमज़ोर होगा, और बच्चे को जितना संघर्ष के लिए तैयार करोगे, बच्चा उतना मजबूत होगा। तुम 2 मिनट में अपनी छोटी सी कहानी सुना दो, दादाजी वाला, पिताजी वाला, बताओ। दादाजी। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत ध्यान से सुनिए। हाँ, तो बंधुओं, मेरी उम्र करीब 12 वर्ष की थी और उस समय घर वालों ने साइकिल दिया था आवागमन के लिए। और सभी को सहज पता है कि 12 वर्ष की उम्र में लाइसेंस नहीं होता है, और दूसरा एक चैलेंज होता है, कमाता नहीं है। अब मेरी 12 वर्ष की उम्र थी और पिताजी से हमने कहा कि पापा स्कूटी दे दो, चलाने को सक्षम है हम चला लेंगे इसको। पिताजी ने कहा कि भाई तुम कमाते नहीं हो, तेल का पैसा कौन देगा, और दूसरा तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, एक्सीडेंट कर दिए तो उस वक्त हमको साइकिल दिया गया। साइकिल से हम आते जाते थे। अब सोचा कि भाई इसको कैसे एफर्टलेस बनाया जाए, कैसे बिना पेडल लगाए आसानी से चलाया जा सके। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और जिज्ञासा का समाधान एक आविष्कार को जन्म देता है। हमारी एक जिज्ञासा थी कि कैसे इसको एफर्टलेस बनाया जाए, और हमने उसी साइकिल को इलेक्ट्रिक बनाया। बनाने के लिए वित्तीय सहायता ज़रूर चाहिए। हम बनिया हैं, जैन हैं, बचपन से बचत सिखाई जाती है। पहली बर्थडे से लेकर के 12वीं बर्थडे तक का जो भी बचत था, दिवाली का, इधर उधर का, करीब 28-30 हज़ार रुपये के आसपास इकट्ठा हुआ था। और बाद में जब हमें ज़रूरत आई तो बचत का उपयोग किया हमने उस साइकिल को इलेक्ट्रिक बनाने में। तभी हमने पिताजी से 8,000 की डिमांड की कि पिताजी हमें 8,000 चाहिए। तो पिताजी ने सहजता से पूछा कि क्यों चाहिए, क्योंकि 12 साल का एज था। आज हम समझ पाते हैं उसको, आज 23 साल का एज है, कि क्यों वो सवाल पूछा गया था। तो हमने भी जवाब दे दिया, थोड़ा गलत जवाब दिया, बहुत सीखने को मिला। हमने कहा अरे 8,000 में क्या पूछना, 8 नोट आते हैं, 1,000 के नोट, और घर में देखते हैं व्यापार के भाई नोट तो आते जाते रहते हैं। तो पिताजी से कहा कि बस इतना ही तो है। पिताजी ने भी अच्छे से जवाब दिया, कहा एक काम करो 8,000 कमा लो, 80,000 चाहिए तो बाप बैठा है आके ले लेना। हम बोले ये भी ठीक बात है। हम जोश में निकल गए कि चलो नौकरी मिल जाएगा, नौकरी करके कमा लेंगे। 12 साल का एज था, हमें लगा कि दुनिया देख लिया, बहुत कुछ कर लिया, मोबाइल हाथ में आ गया था। तो हम गए किराने की दुकान पे नौकरी के लिए। किराने की दुकान पे जब नौकरी के लिए गए तो सवाल पूछा गया कि भाई 1 किलो दाल का अगर 100 रुपये है तो 1.5 किलो दाल का कितना होगा। तो हमने कहा भाई तुम्हारा सवाल ही गलत है, दाल तो लीटर में आना चाहिए। अब वो बताए कि भाई तुम नौकरी के काबिल नहीं हो, निकलो यहाँ से। हम गए कुछ और जगह, चाय का दुकान पे नौकरी मिला। भगवान की, गुरुदेव की आशीर्वाद से हमारा 200 साल पुराना व्यवसाय है पिताजी का। दादाजी अध्यक्ष हैं वहाँ मंदिर में। और
गांव में नौकरी की तलाश करते हुए जाना एक अलग ही अनुभूति देता है। अब चाय वाले ने नौकरी दे दी 4,000 रुपये महीने की तनख्वाह में, सुबह 9 से रात के 9। अब घर जाके पिताजी को एकदम कड़क होके बोले, पापा आपका पैसा नहीं चाहिए, हमारा नौकरी सेट हो गया है। बच्चों ये ध्यान से सुनना आपके लिए। तो हम सोचते हैं कि भाई हमारा है, हम बोलते हैं साइकिल हमारी है, शर्ट हमारा है, पेंट हमारा है, बुक्स हमारे हैं, क्योंकि बुक के ऊपर आपका नाम लिखा रहता है। अब सभी के माता पिता अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट कंट्रीब्यूशन देते हैं आपको पढ़ाने के लिए। हम सोचते हैं कि नहीं इनको ये दे दिया वो दे दिया। हमारे पिताजी ने हमें पढ़ाने के लिए बहुत अच्छे स्कूल में रखा था। तब करीब 2012-13 की बात है। सालाना फीस 1.5 लाख रुपए था, सिर्फ स्कूलिंग की फीस थी। और उसके तत्पश्चात दूसरे भी खर्चे होते हैं जब महंगी स्कूल में आप पढ़ाई करते हो। तो करीब करीब पिताजी ने बताया कि 3-1 लाख रुपए तुम्हारा खर्चा है सालाना, तो महीने के हो गए 25,000। तो भाई जो तुम्हारी लायकात है, गुजराती में शब्द है लायकात, कि भाई जो तुम्हारी कैपेबिलिटी है वो है कमाने की क्या 4,000 रुपये। जब हम नौकरी की तलाश में गए हमें पता भी नहीं था कि हमें कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। और पिताजी कितना खर्चा कर रहे हैं अपने पे, 25,000 रुपये हर महीने का। किसी के पिताजी 10,000 खर्चा कर रहे होंगे, किसी के पिताजी 5,000 खर्चा कर रहे होंगे। थोड़ा बहुत सेल्फ इवेल्यूएशन करना चाहिए हमें कि एक बार मन खोल के एक नौकरी की तलाश में जाएं आप, और पता लगाए कि आपका अपना वैल्यू क्या है और आपके माता पिता आप पे कितना खर्च कर रहे हैं, समय, साधन और संसाधन। आपको पता चल जाएगा कि वो कितना हार्डवर्क करके आपको ये लाइफस्टाइल दे रहे हैं। उसके बाद जब पिताजी ने मना कहा, हमें समझ में आ गया। पिताजी ने कहा बेटा एक काम करो, बनिया है हम, 2 महीने तो तुम्हें लगेंगे 8,000 कमाने में, तो एक काम करो 2 महीने का फीस है 50,000 रुपये तुम्हारा, 25 और 25, तो 50 दे दो, बाकी तुम कमाओ जो कमाना है वो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सारा एंटरप्रेन्योरशिप ठंडा हो गया कि जो ये युवा उद्यमी वाला था कि स्टार्टअप करेंगे, सब ठंडा हो गया। उसके बाद में दादाजी के पास जाता है पोता। दादाजी को मैंने कहा कि दादाजी हमें 8,000 चाहिए, आप क्या मदद कर पाएंगे? तो दादाजी ने पूछा मैं क्यों करूं मदद? तो मैंने कहा दादा आप तो पूरे गांव को पैसा देते हो, और जैसे गुरुदेव ने भी कहा कि बनिया वो नहीं जो ब्याज दे, वही सेम चीज दादाजी ने कहा। दादाजी को हमने कहा कि दादा 1% लेते हो, मैं 2% दूंगा। दादा ने कहा भाई हम सिक्योर्ड बिजनेस करते हैं, बनिया आदमी है, आप सोना चांदी कुछ भी अपने नाम का हो लेके आ जाओ। हम घर गए, बुक्स लाए, अपना बैग लाए, साइकिल लाए और सब दादा को थमा दिए, और एक बिल का कॉपी भी लेके आए हाथों हाथ कि भाई ये देख लो कीमत करीब 15,000 के आसपास है और 8,000 का लोन चाहिए हमको इस पे, और 2% ब्याज भी देंगे। दादा ने कहा बेटा इसका बिल है, बिल के ऊपर नाम लिखा है शैलेश भाई विपिन भाई मेहता। ये तो शैलेश भाई है, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने बोला हम राज मेहता है। तो बोला नहीं, तो आप मालिक नहीं हो, आपको कैसे मिलेगा? तो दादा ने बोला एक दिन का टाइम लो और सोचो तुम्हारा क्या है। दूसरे दिन हाथ सर पे रख के सोचे तो भी अपना कुछ पाया नहीं। पता चला कि जो कपड़ा है, शरीर है, सब माता पिता द्वारा दिया गया है, अपना कुछ नहीं है। हम सोच लेते हैं मेरा साइकिल, मेरा ये रियलाइज जब हो जाता है तो काफी समय बीत जाता है। आज के समय में मुझे गुरुदेव के आशीर्वाद से सही समय पे ये समझ मिल गई, और आज मौका मिला कि इस माध्यम से मैं आप लोगों को भी ये बता रहा हूँ। गुरुदेव के चरणों में नमन। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। नमस्ते। देखिए इनकी जो कहानी है किसी व्यक्ति को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा आधार। जिस परिवार की के साथ ये जुड़े हैं, इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की दृष्टि से देखा जाए तो इनके लिए 8,000 रुपये की कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन मैं समझता हूँ इनके माता पिता ने, इनके दादा ने इस व्यक्ति के सामने जो सवाल खड़े किए, इस व्यक्ति को अभाव का एहसास करने का अवसर दिया, उसी ने इसे मजबूत बनाया। और साथ साथ इसे माँ बाप की अहमियत का भी एहसास हुआ। आप अपने बच्चों से जो मांगे वो दोगे तो बच्चों को कमज़ोर बनाओगे, और बच्चों से मांगने के पहले उसे उनकी अपनी असलियत का एहसास कराओगे तो मजबूत बनेगा। मैं यही आप सबसे कहना चाह रहा था, मनुष्य की सफलता का ये सबल आधार। आज के इस सत्र में और कुछ जी ठीक राजू बोल रही। ओ आज के इस सत्र में अपने बीच में जिला न्यायाधीश पंकज जी जैन, श्रीमती सपना जी जैन, उनकी सुपुत्री अवधि जी जैन यहाँ पर उपस्थित है। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें।
ऊपर से मेट देवता भी स्वागत कर रहे हैं और वो अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री चरणों में रख रहे हैं। उसके बाद में सिद्धांत जैन सीए अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री चरणों में रखेंगे। गुरुवर के चरणों में युवा योगिनी राजवी मेहता का कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि अष्टमी के दिन हरी क्यों नहीं खाते? अष्टमी और माइक चल रहे हो महाराज जी का। ओम ओम। आप लोग मेरी बात सुन पा रहे? मानसून आ गया, लक्षण प्रकट हो गए। आपने पूछा अष्टमी को, चतुर्दशी को हरी क्यों नहीं खाते? मैंने बहुत पहले एक शोध लेख पढ़ा था, उसमें बताया कि जैसे धरती पर 2/3 जल तत्व है, 1/3 ठोस तत्व पृथ्वी तत्व, वैसे ही हमारे शरीर में भी 2/3 जल तत्व और 1/3 पृथ्वी तत्व होता है। जैसे समुद्र का जल स्तर चंद्रमा की कलाओं से प्रभावित होता है और चढ़ता उतरता रहता है, वैसी चंद्रमा की कलाओं से हमारे शरीर के जल तत्व में भी उतार चढ़ाव होता रहता है। उसमें बताया अष्टमी, चतुर्दशी, पंचमी, एकादशी और 15, इन तिथियों में हमारे शरीर के जल तत्व में बड़ा उफान होता है। समझ गए? उस उफान को बनाए रखने से शरीर में जल तत्व की अधिकता हो। हम लोगों को साधना तो करनी है, तो अष्टमी चतुर्दशी को इसलिए चुना कि उस दिन अगर चुनेंगे तो जल तत्व की कमी का एहसास कम होगा, शरीर का हरासमेंट कम होगा। इसीलिए जैन परंपरा में अष्टमी चौदस को उपवास रखा जाता है, अथवा एकासन रखा जाता है, अथवा हरि का त्याग किया जाता है, ताकि कम से कम जल तत्व का प्रयोग हो सके। ओम। सिद्धांत जैन सीए भोपाल अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद में ओम। हाँ बोलो। हाँ, इसके पहले आज अपने बीच में बोला। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अवधि जैन है, मैं अभी लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ। बोलो। महाराज जी, हमें हमारे दादाजी ने बताया है कि किसी भी कार्य की निष्पत्ति 5 समवायों से मिलकर होती है: पुरुषार्थ, निमित्त, कर्म का क्षयोपशम, कालावधि व भवितव्य। लेकिन महाराज जी, हमें लौकिक शिक्षा यह प्राप्त हुई है कि यदि पुरुषार्थ यानी कि मेहनत करेंगे तो पहाड़ों में भी रास्ते बनाए जा सकते हैं। महाराज जी, क्या इस प्रकार धार्मिक शिक्षा व लौकिक शिक्षा विरोध में नहीं है? महाराज जी, मुझे फ्यूचर में आगे चलकर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए अच्छी जज बनना है। क्या फ्यूचर में मुझे अपने टारगेट को अचीव करते हुए कौन सी सोच को ध्यान में रखना चाहिए? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। देखिए, जो बातें शास्त्रों में लिखी गई है और जो हमें व्यवहारिक तौर पर बताया जाता है, वो दोनों अपनी अपनी जगह सही है। शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म के क्षयोपशम के अनुरूप काम होता है, ये बात सही है, लेकिन कर्म का उदय या क्षयोपशम भी हम द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार होता है। तो यदि हम अच्छा पुरुषार्थ करें तो कर्म का हम क्षयोपशम भी कर सकते हैं, पुरुषार्थ के बल पर कर्म की रेखा भी परिवर्तित कर सकते हैं। जहाँ तक व्यवहारिक जीवन की बात है, हमें ये पता नहीं कि मेरे भाग्य में क्या है, हमें तो ये पता है कि हमें क्या करना है। तो जो हमें करना है, हमें केवल उस पर ध्यान देना है, अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। ये प्रयास हमारा होना चाहिए। किसी को भी किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए हर पल उसकी धुन बनानी चाहिए कि मुझे यही करना है, मुझे यही करना है, मुझे यही करना है, ये मेरा लक्ष्य है और मुझे लक्ष्य पाना है। भावना योग इसमें बहुत मददगार बने। अगला प्रश्नकर्ता को बुलाऊं उससे पहले मैं सुदर्शन जी को माइक दे रहा हूँ। हाँ बोलो। आज गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में अपने आप को संबद्ध करके अपने जीवन को धन्य किया है श्रीमती अनुराधा शैलन जी जैन, कमला नगर, भोपाल ने। मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, मैं आएँ, गुरुदेव चरणों का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए श्रीमान अनुभव जी सराफ साहब एवं श्रीमान रवि जी मोठिया रतलाम। अनुभव जी सराफ
एवं श्रीमान रवि जी मोठिया रत्नाम से आ जाए सम्मान करने के लिए, एवं राजेश जी भारिल्य सम्मान करने के लिए आ जाइएगा। श्रीमान अनोज जी सराफ एवं श्रीमान रावेन जी भारिल्य साहब और रवि जी मोठिया रत्नाम ट्रस्टी गुणायतन, आपकी तालियां लगातार बजती रहे। इन्होंने अपने आप को गुणायतन के संस्था सदस्य के रूप में संबद्ध करके शैलेंद्र भाई ने धन्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद के साथ गुरुदेव चरणों की अभिवंदना कर रहे हैं। आशीर्वाद राजेश जी ने बनवाया, राजेंद्र जी बनवाया। बहुत बहुत साधुवाद, आप भी सम्मान करिएगा। उधर उधर। और आज वहीं जाओ ना, इनका जन्मदिन भी है। जन्मदिन की खूब खूब शुभकामनाओं के साथ हम इन्हें अपने गुणायतन पर सम्मिलित होने पर आभार। और आज गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक बनकर के जीवन को शीर्षस्थ प्रदान किया है श्रीमान राजकुमार जी, श्रीमती नेहा जी जैन के सुपुत्र श्री जितेश जी, श्रीमती आभा जी जैन, श्री मुकेश जी, श्रीमती मेघना जैन, श्री सुनील जी, श्रीमती अंजलि जैन, निकिता, आदिश, मुनीश, मनय, मनन, मनय, मितांश, अयांश, स्टोन ट्रेडिंग एक्सपोर्ट एवं जेके स्टोन परिवार, गंज बासौदा, प्रवासी, मीना रेजिडेंसी भोपाल। खूब खूब अनुमोदना के साथ आज तालियां लगातार बजती रहें। ऐसा व्यक्तित्व जन आइए उनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान डॉक्टर सुभाष जी सखेरिया साहब एवं श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी श्रोमणी संरक्षक गुणायतन कटनी एवं श्रीमान नरेंद्र जी टोंगिया साकेत भोपाल, आए आप लोग सम्मान करके गुणायतन के गौरव को संवर्धित करें। आपकी तालियां लगातार गूंजती रहनी चाहिए। इन्होंने अपने आप को गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक के रूप में जोड़ करके बहुत बड़ा अवदान प्रदान किया है। इसके अवदान की हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए ये भावना भाते हैं कि इनके जीवन में निरंतरता बनी रहे और इसी प्रकार से ये समृद्ध होते हुए गुणायतन के लिए अपने आप को अर्पित करते रहें। और अब मैं महाश्री मुकेश जी जैन जो आप चाहते हैं आशीर्वाद चाहते हैं आपसे, अब दो शब्द उनके आशीर्वाद के लिए आप उन्हें दे दें। उनकी किन कठिनाइयों से वे आगे बढ़े हैं। मैं कहना चाहूँगा जितेश, मुकेश और सुनील, ये तीनों भाइयों की जोड़ी है। पहले वो कर लो। इन्होंने अपने प्रयासों से एक नई ऊंचाई का स्पर्श किया। शुरुआत जिन्होंने बहुत जीरो से की, लेकिन मैं कहूँगा लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए और सही रास्ते पर चले, सही निर्णय करे तो हर व्यक्ति बहुत ऊंचाई पर जा सकता है। मुकेश, जितेश और सुनील तीनों ने अपने आप को साबित किया है और उसका बेटा मुनीश अभी आदि ये अभी अल्प उम्र का है, लेकिन इन्होंने इतनी छोटी उम्र में जो ऊंचाई पाई है बहुत अच्छी है। मैं सभी को कहूँगा अपने बच्चों को सही समय पर सही दिशा में लगा दे तो उपलब्धियों को छुएंगे। मैं इनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरह लगन निष्ठा के साथ लगे रहे और जीवन को आगे बढ़ाने का यत्न करें। सभी को आशीर्वाद। प्रश्न करना है। मुकेश को करना है, सवाल है। हाँ मुकेश भैया को माइक दे दो और उसके बाद में सिद्धांत सिंह। महाराज जी आपके आशीर्वाद से, जैसा कि नमस्ते महाराज जी, परिवार यहीं पे खड़ा रहे। मुकेश भैया का परिवार। हाँ। आपके आशीर्वाद से महाराज जी, आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही थी कि एक एक ईंट करके ही जीवन में आगे बढ़ा जाता है। महाराज जी हमारी माँ एक्सपायर हो गई थी जब हम सिर्फ 7 साल के थे और बड़े भैया सिर्फ 8-8.5 साल के थे और बहन ने 9 साल की बहन ने हमारा पूरे घर को पाला है। और जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था महाराज जी 1 रुपया भी नहीं था हमारे पास और हमने ब्याज पे पैसे लेके बिजनेस स्टार्ट किया था। जब काम शुरू किया था भैया की सब लोगों ने हमने मिलके महाराज जी, तो इंडिया में जब एक्सपोर्ट का काम शुरू हुआ था जब 300 नंबर पे थे हम। महाराज श्री हमारी उम्र 13 वर्ष की थी, जो 11 वर्ष का था। इसने महाराज जी जब स्टार्ट किया था काम तो 300 नंबर पे थे। आज हमारा काम भारत में 3रे नंबर पे है सर महाराज जी। बहुत सुंदर। और जैसा कि आपने कहा वो चीज़ जीवन में सबसे मस्ट है। और मैं जैसे जैन समाज वर्ग हमेशा ये चाहता है कि कोई बिजनेस करे, कोई व्यवसाय एंटरप्रेन्योर बने। तो महाराज जी जैसे आपके पास तो एक से एक दिग्गज लोग आते हैं, सक्सेसफुल लोग आते हैं, तो वो आपसे चर्चा करते होंगे कि हस्तकरघा का बिजनेस करें कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का करें, ऐसी काफ़ी चीज़ों का करें। तो मैं ये आपसे भी पूछना चाहता हूँ महाराज जी कि आप बताएं कि क्या आपको दिखा
देखो, मुझसे पूछते हैं कि कैसा बिजनेस करें, तो ये तो कोई कंसल्टेंट से पूछो, थोड़ी बहुत कंसल्टेंसी देके हम क्या देंगे। लेकिन चलो पूछा है तो मैं तुम्हें बताता हूँ, नोट कर लो। कैसा बिजनेस करें बता दो, कैसा बिजनेस करें जिसमें न्यूनतम हिंसा, अधिकतम आमदनी और अल्पतम व्यस्तता हो, वो धंधा करें। क्या बोला? न्यूनतम हिंसा, अधिकतम आय और अल्पतम व्यस्तता हो, वो धंधा कर लो। चुनो तुम लोग सभी को। महाराज श्री, मेरा तो सपना था कि मुझे एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है। मेरी उम्र 13 साल थी, वो मात्र मेरी एजुकेशन 8th तक थी। बस मेरा सरस सले 3 रुपए की किताब ली थी, बासोदा से भोपाल की ओर आ रहा था। उस किताब में DGFT, डायरेक्टर जनरल एंड फॉरेन ट्रेड के द्वारा एक सिविल लगने वाला था जबलपुर में। उस बुक ने मेरी जिंदगी बदल दी और मेरा मुकेश ने मेरा सपना पूरा कर दिया। क्योंकि मुझे एक्सपोर्ट का काम करना था। वो गंज बासुदा में जब एक्सपोर्ट का पहली बार पैसा आया तो बैंक ने 1 महीने में चेंज किया था। और मैं अब बिल्कुल भी मेरी एजुकेशन नहीं थी, तो मैं उस कमजोरी को इससे पूरा मैंने हाथ बनाया, इसको मजबूत किया। आज भारत में 1000 कंटेनर से भी ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करता है। लेकिन गौरव की बात यह है कि सब आपके आशीर्वाद से 20-25 साल पहले मैं संपर्क में नहीं रहा, लेकिन उसके बाद भी वो महाराज श्री इसने बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और मैं हमारा इससे कहना है, निरंतर अपने को ऊंचाइयों पे हमें नहीं जाना, लेकिन हमसे जुड़े हुए कई लोगों की हमें मदद करना है। बहुत सुनो, बहुत सुनो। चलिए सिद्धांत जी सीए अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में हो। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज श्री। सबसे पहले तो महाराज श्री, कल 1 जुलाई है और CA डे है, तो सारे CA प्रोफेशनल की तरफ से नमोस्तु, आप मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। महाराज जी, मेरी शंका है कि किस प्रकार हम अपने मुख्य सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने प्रोफेशनल कर्तव्यों का निर्वाह कर सकें। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि अपने मूलभूत सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने प्रोफेशनल जगत में आगे कैसे बढ़े। मेरा यही कहना है कि व्यक्ति व्यवसायिक क्षेत्र में कितना भी आगे बढ़े, अपने उसूलों पर दृढ़ रहे, उस पर उसे किसी भी तरीके से प्रभावित न होने दें। और वो तब होगा जब हम अपनी प्रायोरिटी सुनिश्चित करें। हमारी जो प्राथमिकता है वो बनी रहनी चाहिए। हम सब कुछ करें पर प्राथमिकता को खंडित न होने दें। मैंने सुना है घनश्याम दास जी बिरला अपने जीवन काल में शाम का भोजन अपने सब बेटों के साथ करते थे इकट्ठे। उनके एक बेटे शायद कुमार मंगलम 3 दिन टाइम पर भोजन के लिए नहीं आ पाए। चौथे दिन जब वो आए तो बिरला साहब ने पूछा, तुम 3 दिन अब्सेंट क्यों रहे? बोले मेरे पास काम ज़्यादा है, बिजी था इसलिए नहीं आ पाया। तुरंत उन्होंने उनकी 4 कंपनियां उठाकर बसंत बिरला को दे दी कि इसके पास काम ज़्यादा है, रोटी खाने का टाइम नहीं है, तुम इस काम को संभालो। जिसको रोटी खाने का टाइम नहीं, वो धंधा क्या करेगा? ये होती है प्रायोरिटी। यदि ऐसी प्रायोरिटीज हमने सुनिश्चित कर ली तो हमारे सिद्धांत कभी खंडित नहीं होंगे, और हमने यदि उनकी उपेक्षा कर दी तो हमारे सिद्धांत कभी टिक नहीं पाएंगे। तो हमें अपनी प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करना चाहिए। कल के CA डे के दिन मैं सभी CH को बोलूँगा कि इस प्राथमिकता को समझे और औरों को भी समझाने की कोशिश करें। बंधुओं, पूज्य महाराज श्री जी जवाब लाजवाब होते हैं, लेकिन प्रश्न भी करता कई बार अच्छे प्रश्न करने वाले होते हैं। जोशी जैन सूत वाले राजा, सारिका जैन सूत वाले परिवार। ये अभी आप इसका प्रश्न सुनना, किस स्टाइल में प्रश्न करता है उसी स्टाइल में आप भी करने की कोशिश करें। और उसके बाद सोनू जैन मधुबन सिकड़ जी,
अपने बीच में यहाँ पे सिकड़ जी से सोनू भाई है, वे प्रश्न करेंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, कुछ समय पहले असफलता से मुलाकात हुई तो निराशा भी हुई, तो लगा, पर कुछ समय बाद उम्मीद भी वापस आई। कुछ समय पहले असफलता से मुलाकात हुई तो निराशा भी अपने लाजमी है, निराशा भी हुई, पर कुछ समय बाद उम्मीद भी वापस आई। तो लगा कि असफलता से हताश हूँ, नामंजूरी से निराश हूँ, उजाले सा मैं एक और प्रकाश हूँ, खुद से ही विनाश हूँ, खुद से ही विश्वास हूँ, मैं ही सबसे बेहतर और मैं ही सबसे खास हूँ। परंतु महाराज जी, प्रश्न यह है कि हम अनिश्चितताओं और असफलता के समय में हम खुद को कैसे समझाएं कि कुछ समय की बस बात है, एक और दिन की बस अंधेरी रात है, तू बस खुद को संभाल रख, क्योंकि तू ही सबसे बेहतर और तू ही सबसे खास है। नमोस्तु भगवान। तू ही सबसे बेहतर और तू ही सबसे खास। बहुत अच्छा सवाल है, एक बार इनके सवाल के लिए जोरदार तालियां। बात केवल ये है कि असफलता की घड़ी में अपने आप को कैसे संभाला जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात। सबसे पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि जीवन में कितनी भी असफलता हो, ये मान करके चलो कि हर असफलता में सफलता का बीज है। बिना असफलता के सफलता नहीं होती, और जब तक अंतिम संभावना शेष है, अपना प्रयत्न जारी रखना चाहिए। उसके लिए व्यक्ति को अपनी आशा बना के रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, आत्मविश्वास से भरकर रखना चाहिए और सोच को सकारात्मक बनाना चाहिए। आशावादी दृष्टि, प्रगाढ़ धैर्य, आत्मविश्वास और सकारात्मकता यदि ये जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन निहाल हो जाए, फिर हमें कोई कठिनाई नहीं। अंधेरा है, कोई बात नहीं, लेकिन सभी को एक बात याद रखना चाहिए कि रात लंबी हो सकती है पर शाश्वत नहीं। रात है, प्रभात होगी। रात को कोसने वाले परेशान होते हैं, पर रात की इस अनिवार्यता को समझकर प्रकृति का अंग मानने वाले प्रभात की प्रतीक्षा में रात गुजार देते हैं। तो रात को कोसो मत, प्रभात की प्रतीक्षा करो। रात बीतेगी, प्रभात का स्वागत करने का अवसर मिलेगा। नमस्ते नमस्ते। बधुओं सोनू जैन मधुबन शिकड़ी से मेरे को कुछ अपनी बात मन में अभी सुनो, टाइम बहुत कम बचा है। विधायक जी भी आए अपने बीच में आज, और उसके बाद में अभी चातुर्मास समय निकट है, और प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल चढ़ाने के लिए प्रतिदिन रोज बसें आ रही है। हाट पिपला वाले भी आज आए और नेमा और खाते काम वाले भी यहाँ खड़े हैं। लेकिन इससे पूर्व मैं आवाज दे रहा हूँ, आज अपने बीच में श्री अनिरुद्ध जी, माधव जी मारू, नीमच मनासा विधायक, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। वे अभी सीधे चले आ रहे हैं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में वे नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हाँ, नहीं चला दो, आ जाओ। और उनके स्वागत के लिए रवि जी मोठिया जी रतलाम वे आ जाएं, जो गुणायतन की ट्रस्टी है, और यहाँ की पूरी कमेटी दिगंबर जैन पंचायत के सभी सदस्य आ जाएं, और साथ में ही नरेंद्र जी टोंगिया। ओम अभी बीच में नहीं, बीच में नहीं। हाँ, अनुभव जी सर आप भी रहेंगे, आ जाए जल्दी आप लोग जोरदार तालियों से। गुरुवर की भक्ति इसी प्रकार से होती है कि सीधे वहां से अभी चलते हुए यहाँ तक आ रहे हैं विधायक जी। ओ हाँ हेलो, हाँ, जब तक सोनू पूछो। गुरु जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप शिखर जी कब पधार रहे हैं? शिखर जी पूरा सुना सुना हो गया है, हमारा गुणायतन सुना सुना हो गया, आपके बिना एकदम मन ही नहीं लगता। और गुरु जी, मेरी बिटिया प्रतिभा स्थली में पढ़ती है, तो इसको आने जाने छोड़ने में काफ़ी परेशानी होती है गुरु जी हमें। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द शिखर जी में प्रतिभा स्थली का एक
बने आपके आशीर्वाद से। तो आप ऐसा आशीर्वाद दें कि जल्द से जल्द प्रतिभा स्थली बने। गुरु जी बहुत बहुत आशीर्वाद है, प्रतीक्षा करो, विधायक जी को दो। अनिरुद्ध जी, हाँ, अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में रख रहे हैं और उसके बाद में खातेदार समाज वाले तैयार हैं। गुरुवर के चरणों में शत शत नमन प्रणाम। मध्य प्रदेश की धरती पर आपका अभिनंदन। मेरे मन में एक प्रश्न था कि ये भारत भूमि पर सनातन काल से सनातन धर्म हिंदू धर्म रहा, मुख्य धारा वही रही है और समय के साथ भिन्न भिन्न छोटी छोटी धाराएं अलग होती गई, अलग अलग संप्रदाय आते गए, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने मूल छोड़ना शुरू कर दिया। जो सनातन है उसको छोड़ के और सिर्फ अपने धर्मों में और अपने संप्रदायों में परिवर्तित होते गए। तो क्या अपना मूल का छोड़ना इस सनातन के लिए, इस राष्ट्र के लिए अच्छा है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, धर्म धर्म होता है, ये अपना और पराया नहीं होता। हमारे साथ सबसे बड़ी विडंबना यही रही कि हमने धर्म को भी अपने और पराए, इस धर्म और उस धर्म में बांट दिया। अब लोग कहते ये सनातन धर्म है, ये धर्म है, ये वो धर्म है। मैं कहता हूँ धर्म सनातन है, ये मानो ना। जय हो गुरुदेव, जय हो। धर्म सनातन है, हम तुम सनातन नहीं है। ये मेरा और तेरा सनातन नहीं है, धर्म सनातन है। और जो इस अवधारणा को आत्मसात कर लेगा, सारे द्वंद्व मिट जाएंगे। धर्म को आनंद का आनंद लो, जो हमारे जीवन को सनातन बना दे वो धर्म है। गुरुदेव, आज सनातन के नाम पर तनातन है, उसकी जरूरत ही नहीं है। जिस तत्व को हमें अपनाना है, यदि हम उसे आत्मसात कर ले तो जीवन सुनिश्चित रूप से आगे बढ़ सकेगा। बंधुओं, ये आप सबका योग, भोपाल वालों का प्रबल पुण्य। हमने जितना सोचा था उससे ज़्यादा समय आप लोगों को मिल गया। और जवाहर चौक वालों को तो आज का ये दिन बोनस में मिला ही, आपका सौभाग्य है। और कल सुबह का प्रवचन आप लोगों को यहीं सुनने को मिलेगा। महाराज जी, कल का भी और मिलेगा ना हमको? सुनो तो बोल रहा हूँ। और कल सुबह के प्रवचन के बाद कल का शंका समाधान ठीक 2:30 बजे होगा। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ठीक है। और उसके बाद अब मैं पूरा प्रोग्राम दे देता हूँ। कल यहीं पर होगा 2:30 बजे, और यहाँ से हम लोग संदेश जैन एसपी उनके फार्म हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। परसों की प्रातः समसगढ़ में भगवान की वंदना करने का अवसर मिलेगा। हमें याद है वहाँ की प्रतिष्ठा में सूर्य मंत्र हम लोगों ने दिया था, उसके बाद वहाँ वंदना का योग नहीं बना। इस बार समसगढ़ की वंदना का मनोभाव है। तो परसों अर्थात 2 तारीख को समसगढ़ में हम लोग रहेंगे, वहीं आहारचर्या होगी। और यहाँ की कमेटी ने 8:30 बजे से महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम भी वहाँ रखा है। सभी लोग महामस्तकाभिषेक का लाभ लेंगे। वहाँ महाशांति धारा भी आप सबको सुनने का लाभ लेने का अवसर मिलेगा। तो ये मान करके चलिए, मंगलवार को आप सबके जीवन में एक मंगल घड़ी आएगी जो आपके जीवन का उत्कर्ष करेगी। समय आप सबका हो गया है। नेमावर वालों को और जो शेष रह गए हैं सभी को आशीर्वाद। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज को।